वेलकम टू आवर चैनल एम एफ टेक। जो आज का हमारा टॉपिक है ये इंतहाई ज़रूरी है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको पता चल जाए। ये हमारे पास है बेसिक नॉलेज फॉर सिविल इंजीनियर्स। ये जो टॉपिक है कुछ पॉइंट हैं आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट, क्योंकि अगर हम फुल पॉइंट्स को देखें, तमाम पॉइंट्स को देखें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो हर साइट सुपरवाइज़र को, साइट इंजीनियर को पता होना चाहिए। और अक्सर ये सवाल इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। ये रैपिड क्वेश्चन होते हैं जिसका जितनी जल्दी हम जवाब देंगे तो उतने हमारी काबिलियत का पता चलता है। तो चलते हैं हम अपने बेसिक नॉलेज की तरफ, यानी कि रैपिड क्वेश्चन की तरफ इसको कह सकते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला रैपिड क्वेश्चन होगा वो होता है लेंटर इज प्रोवाइडेड एट कितने फुट पे होता है? 7 से 8 फुट पे होता है। यानी कि लेंटर किस पे डलता है? डोर के ऊपर। वो हमारा 7 से 8 फुट हाइट के ऊपर डलता है। इनकी हमने, ये हमारा दरवाज़ा है सपोज करें, ठीक हो गया। ये हमारी दीवार है। इस दीवार के अंदर हमने एक दरवाज़ा बनाया। ये उनके लिए है कि जो ये कहेंगे कि पता नहीं ये हमें क्यों समझा रहे हैं इतना। ये उनके लिए कि जो हमारे पास बिगनर है, इनके जिसको नहीं पता, इस दीवार, ये दीवार तो हमारी ऊपर जा रही है यूँ 10 फुट तक, ऐसे ये नीचे से ऊपर जा रही है। लेकिन ये दरवाज़ा तो नहीं जा रहा है, इस दरवाजे को ऊपर भी यूँ दीवार है, ठीक हो गया। अब इस दरवाजे के नीचे तो जब हम चौगार रखेंगे ये तो खाली होगा, तो इसको सहारा देने के लिए इस हम यहाँ पे एक लेंटर डालते हैं कि जो ऊपर वाले वजन को बर्दाश्त करता है और दरवाजे को या चौगार को सहारा देता है, यानी कि उसको कुचलने से महफूज रखता है। वरना तो ये दीवार इस दरवाजे को ख़त्म कर दे, चौगार टेढ़ी हो जाए। तो लेंटर हम, ये हमारा मोस्टली 7 से 8 फुट तक होता है। अगर बड़े दरवाजे हों तो 9 फुट भी रख लेते हैं, तो मोस्टली हम यूज़ करते हैं 7 से 8 फुट तक की। उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मेरे हिसाब से हर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ये है मैक्सिमम वाटर absorption of फर्स्ट क्लास ब्रिक इस। इनके फर्स्ट क्लास ब्रिक्स ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी ऑब्जर्व करेंगी? तो वो करेगी हमारा उसका वेट का 15 to 20%। क्योंकि जो हमारी ड्राई ब्रिक होगी, अगर उसको हम 24 घंटे लिए पानी के अंदर ऑब्जर्व करके रखें, उसको भिगो के रखें, तो वो अब जब हम उसको निकालेंगे तो हमारे पास वो उसका वेट 15 to 20% इनहास कर देगा। इनके वाटर ऑब्जर्वेशन उसकी 15 से 20% होगी। ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। उसके बाद है एक हमारे पास और, यानी कि जो हमें साइड के ऊपर पता भी होना चाहिए, इससे हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं इस पॉइंट से। वैलिडिटी ऑफ सीमेंट, वैलिडिटी ऑफ सीमेंट बैग। इनके एक सीमेंट बैग की वैलिडिटी क्या होती है? हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, तो सीमेंट की एक्सपायरी डेट क्या है? इसकी होती है 3 मंथ। वैलिडिटी ऑफ सीमेंट इज़ 3 मंथ, यानी कि 3 महीने बाद हम सीमेंट यूज़ करने के काबिल नहीं रहता। तो कोशिश करें कि अपनी साइट के ऊपर फ्रेश सीमेंट यूज़ करवाएं। उसके बाद है नंबर 4 पॉइंट, ये भी कंक्रीट में बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन टॉलरेंस ऑफ क्यूब। इनकी क्यूब की डायमेंशन टॉलरेंस क्या है? इनके जब हम कंक्रीट कर रहे होते हैं तो हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए, क्योंकि हम इतनी बड़ी जो स्लैब होती है उसको तो उठा के हम लेके नहीं जा सकते लेबॉर्ट्री में उसकी स्ट्रेंथ मालूम करवाने के लिए। तो उसकी स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए क्यूब एक भरते हैं, वो होता है 150 mm बाय 150 mm बाय 150 mm।
150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm का क्यूब हम फिल कर लेते हैं, उसको फिर हम मशीन में रख के उसका टेस्ट कर लेते हैं कंप्रेशन। तो ये 150 mm बाई 150 mm हम कंक्रीट क्यूब पूरा तो नहीं भर सकते, ये कुछ ना कुछ कम रह जाता है। तो हमारे पास जो टॉलरेंस होता है वो होता है ±2 mm, यानी कि 150 की जगह ये 49 mm हो जाए, ये 151 mm हो जाए, ये 152 mm हो जाए, क्योंकि ऊपर नीचे भरा जाता है बरसा। तो ये टॉलरेंस हम ±2 mm होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता ना, इससे ज़्यादा बर्दाश्त हो सकता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कंक्रीट का क्यूब भरवाएं तो उसमें डिमेंशन टॉलरेंस ±2 mm हो, उससे ज़्यादा ना हो। बस 5वां पॉइंट है हमारे पास, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी कंक्रीट की रेशो निकालते हैं या डिज़ाइन मिक्स निकालते हैं, जब हम डिमांड बेचते हैं कंक्रीट की, तो उसमें हमारे पास ये वॉल्यूम होना ज़रूरी होता है। वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट इज़ 1.25 CFT। कि सीमेंट के एक बैग का जो वॉल्यूम होता है वो 1 CFT होता है और 50 kg होता है इसका वजन। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है छठा बेसिक पॉइंट, ये भी जरूरी है, थिकनेस ऑफ लेंटल। इनके जो दरवाजे के ऊपर हम लेंटल डालते हैं 7 से 8 फुट के ऊपर, उसकी थिकनेस कितनी होती है? उसकी थिकनेस जो होनी चाहिए वो 6 इंच या 150 mm होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि पता भी होना चाहिए, उसके बाद है साइज ऑफ ट्रेड एंड राइजर। इनके ट्रेड और राइजर का साइज कितना होना चाहिए। अब ये ट्रेड और राइजर होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड और राइजर क्या होता है। ये स्टेयर के है, हमारी स्टेयर है। ठीक हो गया, ये स्टेयर है। स्टेयर का जो ये वाला हिस्सा है जिसके ऊपर हम लैंडिंग करते हैं, अपना पैर रखते हैं, ये होता है ट्रेड। ठीक हो गया। और वो ये वाला होता है जो इस पॉइंट, ये होता है राइजर। इनके जिसके ऊपर हम पैर रखते हैं वो होता है ट्रेड, और जिसको हम क्रॉस करके पैर रखते हैं वो होता है राइजर। ये कितना होना चाहिए? जो ट्रेड होता है वो होना चाहिए हमारा 10 इंच। ठीक हो गया। 11 इंच भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 10 इंच रखते हैं, या 250 mm होना चाहिए। और जो राइजर होता है वो होना चाहिए 6 इंच। ये कोशिश करनी चाहिए कि 6 इंच ही हो, 150 mm। ठीक हो गया। ट्रेड हमारा 10 इंच, राइजर हमारा 6 इंच। अगर 6 इंच से ज़्यादा हो, 7 8, तो बुज़ुर्ग और बच्चों के लिए मुश्किल होती है ऊपर चढ़ने में। उसके बाद है नंबर 8, मिनिमम डाया ऑफ बार फॉर स्लैब। इनके स्लैब का मिनिमम डाया कितना होना चाहिए? वो होता है 3 नंबर या 8 mm। जो भी हम कोई स्लैब अपनी चलो बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर तो हम डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। जो छोटे होते हैं घर होते हैं उनमें कम से कम 3 नंबर होने चाहिए स्लैब। ठीक है यार, ये थी स्लैब की। अब कॉलम को भी पता होना चाहिए हमें। ठीक होता है 4 डॉवल्स, मिनिमम डाया ऑफ बार यूज 12 mm। ये क्या है? ये जो हमारा डावल है। ठीक हो गया। ये हो गया हमारा एक रेक्टेंगुलर कॉलम। अब इसमें कम से कम 4 बारें होनी चाहिए हमारी। ठीक हो गया। और उनका जो साइज़ होना चाहिए वो होना चाहिए 12 mm। 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। और ये है हमारी स्लैब।
ये एक स्लैब है सपोज करें, ठीक हो गया। उसकी जो कम से कम जो डाया होना चाहिए 3 नंबर का होना चाहिए। मेन बार 3 क्यों नहीं चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन हम चलो 3 की भी कर लेते हैं या 4 की भी कर लेते हैं, कि कम से कम स्लैब के अंदर जो बार का साइज़ होना चाहिए 3 नंबर होना चाहिए। उसके बाद है बहुत इम्पोर्टेंट, ये 10 के 10 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नहीं, ये बहुत पॉइंट है, 50-60 है, लेकिन हम इसको अगली वीडियो में भी बनाएंगे कुछ पॉइंट। एंगल ऑफ स्टेयर केस, इनके स्टेयर केस का जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। इनके ये जो एंगल बनता है ये सपोज करें ये स्टार्ट स्टेयर केस का, तो ये जो एंगल बनता है ये कितने एंगल पे होना चाहिए, वो होना चाहिए 25 डिग्री टू 40 डिग्री, इनके 25 से 40 डिग्री के दरमियान होना चाहिए, 25 से 40 डिग्री के दरमियान होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए ना इनसे ज़्यादा होना चाहिए, वरना फिर स्टेयर केस का मकसद फोत हो जाता है, इनके उसके ऊपर चढ़ा नहीं जाता। बुजुर्ग बंदे बच्चे आप जवान तो चढ़ जाएंगे लेकिन बुजुर्ग और बच्चे नहीं चढ़ पाएंगे। ठीक था, ये था हमारा आज के 10 बेसिक नॉलेज, इनके 10 बेसिक पॉइंट्स थे, इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। ये 10 नहीं है, ये और भी है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको अगली वीडियो में भी इन और पॉइंट्स को कवर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।